गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट या आप उसको होल्डिंग कंपनी बोल सकते हो, ठीक है, उसको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड आर लिमिटेड 31 दिसंबर 14। ये देखिए ये बैलेंस शीट है। पी लिमिटेड का कैपिटल है आपका 2,50,000, 10 रुपया ईच है, 25,000 शेयर हुआ। आर का 1,00,000 है, 10 ईच है, 10,000 शेयर हुआ। रिजर्व सरप्लस पी के पास 145 है, आर के पास 90,000 है। इसके लिए यहाँ एक नंबर नोट्स बोला है, ठीक है। तो एक नंबर नोट्स में जाएंगे। ये देखिए एक नंबर नोट्स 145 में जनरल रिजर्व है 75, सरप्लस है 70,000। यहाँ 90,000 है रिजर्व सरप्लस, जिसमें 30,000 है जनरल रिजर्व और 60,000 है सरप्लस। सरप्लस को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ट्रेड पेएबल है 55 और 22। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है और इनटेंजिबल भी है। यहाँ देखिए मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट में लिख रहा है 6,000 शेयर परचेज किया गया आर लिमिटेड का। यहाँ आप देखो आर लिमिटेड का शेयर था 10,000 में 6,000 शेयर पी लिमिटेड खरीद चुका है 85,000 कॉस्ट पे। तो इसका मतलब 10,000 में 6,000 शेयर खरीदा है, 60% होल्डिंग हो गया। तो ये होल्डिंग कंपनी हो गया पी लिमिटेड और आर लिमिटेड हो गया सब्सिडियरी कंपनी। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश है। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व सरप्लस बता दिया आपको। ट्रेड पेएबल का ब्रेकअप दिया है यहाँ पे। क्रेडिटर के नाम से 50-20, बिल्स पेएबल्स के नाम से 5 और 2,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला एरिया में आते हैं। वेन शेयर इन आर लिमिटेड वेयर एक्वायर्ड बाय पी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी। हम लोग साल के शुरू में आर लिमिटेड का शेयर एक्वायर किए थे। उस दिन जनरल रिजर्व में 18,000 था। ये 18,000 प्री हो जाएगा जो जनरल रिजर्व में था, जबकि बैलेंस शीट के अंदर अगर जनरल रिजर्व आप देखो तो 30,000 था। ये 18,000 बढ़ के 30,000 हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो 18,000 को प्री बोलेंगे और 12,000 जो बढ़ा उसको पोस्ट बोलेंगे। 24,000 पीएल में था। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 24,000 था, ये हो गया प्री। और यहाँ से बढ़ के देखिए 60,000 हो गया, दैट इज 36,000 इंक्रीज कर गया। इस 36,000 को पोस्ट के नाम से पुकारेंगे। तो जिस दिन शेयर एक्वायर करते हैं उस दिन जो प्रॉफिट होता है उसको प्री एक्विजिशन बोलते हैं, और जितना इंक्रीज करेगा करेंट ईयर में उसको पोस्ट बोलेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर 12,000 सप्लाइड बाय पी लिमिटेड। इसका मतलब डेटर और क्रेडिटर में 12,000 आपस में म्यूचुअल है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल से 12,000 रुपया माइनस कर देंगे। इसके बाद है स्टॉक ऑफ आर लिमिटेड, जिसमें 6,000 का स्टॉक ऐसा है जो पी से आया था। ये कॉमन स्टॉक हो गया, म्यूचुअल स्टॉक हो गया जो पी से आया था, जिसके ऊपर प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब 6,000 पे प्रॉफिट निकालना होगा। अनरियलाइज प्रॉफिट 25/125 दैट इज 1,200 रुपया आएगा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट बैलेंस शीट में स्टॉक से माइनस होता है और वर्किंग में कंसोलिडेटेड पीएल दैट इज सरप्लस से माइनस किया जाएगा। बनाना रहता है होल्डिंग कंपनी के सवाल में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 14, लेकिन इसका वर्किंग करना होगा। एक एक वर्किंग को इन डिटेल करेंगे और लास्ट में आंसर बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये रहा क्वेश्चन, चलिए सोल्व करके देखा जाए। ओके, होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चन को सबसे पहले वर्किंग के थ्रू सोल्व करते हैं। एक एक वर्किंग को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कितना परसेंट से होल्डिंग थे, शेयर ऑफ होल्डिंग, उसका 10,000 शेयर में हम लोग 6,000 शेयर परचेज किए थे। तो 6,000 बाई 10,000 इंटू 100 दैट इज हमारा परसेंटेज था 60। हमको बात दे दो तो जो दूसरे लोग हैं उनको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उनका जो शेयर होगा, उनके पास 4,000 शेयर हुआ, 10,000 टोटल शेयर था, 100
दैट इज 40%। यहाँ पर शेयर ऑफ माइनॉरिटी, वर्ड गलत था, शेयर ऑफ होल्डिंग और शेयर ऑफ माइनॉरिटी। हम लोग 6000 शेयर परचेज किए हैं तो हम लोग का होल्डिंग हो गया 60%। हमारे अलावा माइनॉरिटी के पास 4000 शेयर है तो 4000 बाई 10,000 इंटू 100, ये हो गया 40%। 2 नंबर वर्किंग करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट वर्किंग होगा। जिस दिन हम लोग शेयर एक्वायर किए थे उस दिन का प्रॉफिट प्री और जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है वो पोस्ट। अगर आपको याद हो तो जनरल रिजर्व 1114 साल के शुरू में जनरल रिजर्व का बैलेंस था 18,000। तो 18 इज प्री, पोस्ट में डैश। अ करेंट ईयर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया आपका 30,000। तो 18 से 30 हुआ, इसका मतलब 12,000 प्रॉफिट हुआ, ये हो गया पोस्ट। ठीक उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बात करो 1114, तो 1114 को प्रॉफिट एंड लॉस में था 24,000, ये हो गया प्री। करेंट ईयर कैसे आएगा, बैलेंस शीट में 60,000 है, 24 प्री है तो 36 आपका हो जाएगा पोस्ट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 42,000, इसको प्लस किए ये हो गया 48,000। अब हम लोग इसमें से माइनॉरिटी को देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का परसेंटेज था आपका 40%, तो इसमें से माइनॉरिटी पाएगा 16,800, इसमें पाएगा 19,200, माइनस कर देते हैं, ये हो गया 25,200, और इसको माइनस करते हैं 28,800। ये हम लोग का हिस्सा हो गया माइनॉरिटी को देने के बाद जो बच गया। अब हम लोग आते हैं वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 हम लोग का है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग उसका 6,000 शेयर जो परचेज किए थे, वो 6,000 शेयर परचेज किए थे आपका 85,000 में, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ 6,000 शेयर परचेज किए थे तो उसका वैल्यू आपका 10 रुपया करके 60,000 होगा। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वर्किंग आया था, माइनॉरिटी माइनस करने के बाद 25,200, ये हो गया आपका 85,200, बच गया 200, निगेटिव है, इसी को बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व के नाम से आया। नंबर 4 माइनॉरिटी का क्लेम निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। हम लोग 6,000 शेयर खरीदे थे तो माइनॉरिटी के पास 4,000 शेयर था, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 4,000 का होगा आपका 40,000। इनको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिए हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से ये पाया है 16,800। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से 19,200, ये हो गया आपका दैट इज 76,000। ठीक है, अब इसके बाद आपस में हम लोग परचेज सेल करते थे तो कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक है 6,000 का, जिसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो 5 नंबर वर्किंग करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो स्टॉक पड़ा हुआ है 6,000 का, उसके ऊपर प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, 25/125 दैट इज 1,200 रुपया आ गया आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
ऐसे सीरियली देखो आप 5 वर्किंग कर दिए। ये वर्किंग ऑलवेज इसी ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री पोस्ट में बंटवारा करके माइनॉरिटी का हिस्सा माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेड वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लाया जाएगा। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का जो शेयर का वैल्यू था वो लिए, अब प्री पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर दिए और एक वर्किंग कर दिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसमें स्टॉक जो आपस में पड़ा हुआ था उसके ऊपर एक तरह से आप बोल सकते हो लोडिंग कैंसिल कर दिए। इसके बाद वर्किंग नंबर 6, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। अब वर्किंग नंबर 7, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो वर्किंग अगर आप एक साथ समझो तो समझ में आएगा। जनरल रिजर्व, हम लोग का अपना जनरल रिजर्व था, होल्डिंग कंपनी का अपना था 75,000, होल्डिंग कंपनी का अपना था। अब प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का अपना था 70, जनरली जब 75, प्रॉफिट एंड लॉस 70। इसमें हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन, तो इसमें भी ऐड होगा पोस्ट एक्विजिशन। ये पोस्ट एक्विजिशन को आपको समझना है ध्यान से, ये वर्किंग नंबर 2 के हेल्प से आ जाएगा। आप देखो वर्किंग नंबर 2 में पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग कंपनी का हिस्सा टोटल है 28,800। ये 28,800 में थोड़ा सा जनरल रिजर्व है, थोड़ा सा सरप्लस है। इन दोनों को ऐड किए थे तो 48, माइनॉरिटी माइनस करने के बाद आया था। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व जो 12,000 है, 12,000 में 60% हमारा है। तो यहाँ पे लाते हैं जनरल रिजर्व 12,000 का 60%, दैट इज 7,200, रिजल्ट विल बी 82,200। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ 28,800 था, 28,800 फाइनल था, उसमें से जनरल रिजर्व का 7,200 माना गया। तो 28,800 में से 7,200 बाद दे दिया जाए तो वो सरप्लस हो जाएगा 600। इसको प्लस कर देते हैं 91,600। इसमें से माइनस हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 1200 आया था, ये हो गया 90,400। ठीक है। इसके अलावा वर्किंग तो कंप्लीट कर दिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर नोट्स टू अकाउंट जरूरी होता है, कोई और बनाए चाहे न बनाए, हमको नोट्स टू अकाउंट का रिजर्व एंड सरप्लस बना लेना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अगर आप देखो तो वर्किंग नंबर 6 में जनरल रिजर्व आया है। जनरल रिजर्व आपका 82,200 आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट बोलिए, ये आपका 90,400 आया है। वर्किंग नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व आया है। कैपिटल रिजर्व 200 आया है। इसको अगर प्लस करते हैं तो 800 टू 172 800, ये सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके। तो ऐसे करके हम लोग वर्किंग कर देते हैं। एक बार देख लीजिए वर्किंग नंबर 1 शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी। वर्किंग नंबर 2 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री पोस्ट में बंटवारा। वर्किंग नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहीं पे कैपिटल रिजर्व आया था। 4 नंबर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा। 5 नंबर अनरियलाइज प्रॉफिट पीएल से माइनस कर चुके हैं, स्टॉक से माइनस करेंगे। 6 नंबर जनरल रिजर्व, 7 नंबर सरप्लस, ये बैलेंस शीट में जाएगा तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट तैयार कर दिए। इसी को लिख देंगे ऑटोमेटिक जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड कैपिटल रिजर्व, तीनों आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ओके। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014। इसमें पी का और आर का
पी और आर का बैलेंस शीट जोड़ जोड़ के दिखाएंगे, लेकिन सारे आइटम को नहीं जोड़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर में रोमन 1 आएगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिया जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल का एलोकेशन हो चुका है। तो शेयर कैपिटल आपका 2,50,000। इसमें आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको याद हो तो इसका नोट्स टू अकाउंट बनाए थे। नोट्स टू अकाउंट में था 172,800। बी नंबर आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें डिवेंचर लोन वगैरह आता है। बैलेंस शीट में कोई नॉन करेंट लायबिलिटीज था नहीं, डैश दे देते हैं। सी नंबर में आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में रोमन 1 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स देखते हैं किसका कितना था। होल्डिंग का था 55, सब्सिडियरी का था 22 और एक म्यूचुअल आपका था 12,000, दैट इज 65। यहीं पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लाया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का 4 नंबर वर्किंग में था 76,000। इसके बाद लायबिलिटी को ऐड कर देंगे। दिस इज टोटल। $563,800। अगर एसेट्स का टोटल 563,800 आ जाता है तो फिलहाल हम लोग सही हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग करते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट में इस क्वेश्चन में दोनों था, टेंजिबल इनटेंजिबल। इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों का एसेट्स को प्लस करके लिख दिया जाएगा। टेंजिबल आपका होगा 320, दोनों प्लस करके, और ये होगा 30। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया और उसका शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस कैंसिल हुआ था। इसके बाद आएगा आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में रोमन 1 इन्वेंटरीज। दोनों का इन्वेंट्री ऐड करके अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देंगे। पहला का इन्वेंट्री 80,000 था, दूसरे का 30,000 था। अनरियलाइज प्रॉफिट आपका 1,200 है, तो ये हो जाएगा 108,800। इसके बाद यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का ट्रेड रिसीवेबल प्लस करके म्यूचुअल ये जो 12,000 है इसको भी माइनस कर देंगे। ये है आपका 60,000 प्लस 50,000 और माइनस 12,000, ये आपका 98,000 आ गया। एंड आखिरी आइटम है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोनों का कैश प्लस करके लिख दिया जाएगा। दोनों का कैश प्लस करके 7,000। अब इसके बाद एसेट्स का टोटल करते हैं। इसका टोटल देखा जाए, ये आ गया आपका 800, 3, 6, 563,800 टोटल मैच कर जा रहा है। इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों कंपनी का एसेट्स लायबिलिटी को प्लस करते हैं। किसको इग्नोर करेंगे और क्यों करेंगे वो समझिए आप। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी को इग्नोर कर देंगे।
क्योंकि ये अलग अलग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पीएल्स, रीजनलिज्म में जा चुका है और होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देंगे। बाद बाकी सब प्लस करके लिखेंगे, अगर कोई म्यूचुअल है तो दोनों जगह से बात जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, आपको देखिए 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।